गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली क्लासेस में डिस्कशन हो रहा है डेडलॉक का। आप लोगों ने आज की डेट तक डेडलॉक क्या होता है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, 4 नेसेसरी कंडीशंस आपने देखे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, देन आफ्टर नो प्रीएम्पशन। सेकेंड टॉपिक आपने देखा इसके अंतर्गत कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टू डिटेक्ट द डेडलॉक। ओके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखने के बाद आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है वेरियस डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स। आइए देखते हैं। 4 मेथड्स है आपके पास डेडलॉक हैंडलिंग के लिए। पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले लेते हैं इन चारों पॉइंट्स की, फिर उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहली बात, इग्नोरेंस, डेडलॉक इग्नोरेंस। इसको आप ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। इग्नोरेंस, मे बी इफ वी इग्नोर इट, इट विल इग्नोर अस। अगर आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझते, अगर आपकी निगाह में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तब बात ही खत्म हो जाती है। जब प्रॉब्लम आप उसे समझ नहीं रहे हैं, तब फिर उसके लिए आप क्या हैंडलिंग टेक्निक यूज करेंगे, बात वहीं समाप्त हो जाती है। डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी जब इसकी बारी आएगी। नेक्स्ट, डिटेक्शन एंड रिकवरी। यहां क्या है, पहले से डेडलॉक की कोई प्रिपरेशन नहीं, नो प्रिपरेशन एट ऑल। फिर होता क्या है, हम देखते हैं जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। जब डेडलॉक अकर करेगा फिर उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अवॉइडेंस, डायनेमिक अवॉइडेंस। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम यहां क्या करते हैं, बाय केयरफुल रिसोर्स एलोकेशन। मींस किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के पहले ही अगर हमको ये बात पता हो कि उसको करंटली अब और कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है। ठीक है, अगर ये बात पहले से ही आपको पता है तो इस प्लानिंग के तहत रिसोर्स को अलॉट करना कि डेडलॉक अकर ही ना हो, तो हम डेडलॉक को अवॉइड करने की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंतर्गत क्या है, आपने 4 नेसेसरी कंडीशंस डेडलॉक की देखी। कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड देन नो प्रीएम्पशन। वो चारों कंडीशंस नेसेसरी हैं डेडलॉक अकर होने के लिए। तो अगर उनमें से किसी भी एक कंडीशन को वायलेट कर दिया जाए, कोई एक ऐसी कंडीशन जो अकर नहीं होती, मान ली म्यूचुअल, ऐसा कुछ आप देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं हो रहा, या सर्कुलर वेट नहीं हो रहा, या आपको किसी रिसोर्स को होल्ड करके वेट ही नहीं करना पड़ रहा, अगर कुछ ऐसी बात है कर पाते हैं आप, तो डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, आइए पहला मेथड इग्नोरेंस, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। इस एल्गोरिथम का नाम ही ऐसा पड़ा, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। एक्चुअली ऑस्ट्रिच शत्रुपुर क्या करता है, जब कोई सैंड स्टॉर्म आता है तो उस तूफान से बचने के लिए वो कोई ऐसा कुछ प्रिवेंशन या अवॉइडेंस जैसा कुछ ना करते हुए पहला काम करता है, वो क्या, इग्नोर कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या करता है, अपने सर को सैंड में इस ढंग से स्टक कर लेता है, एज इफ नथिंग हैज हैपन, कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो जस्ट इग्नोर कर देता है प्रॉब्लम को। मीन्स अब कुछ हुआ, अब अगर उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही, उसको लग ही नहीं रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकालना। ठीक है, अब इसको आप दूसरे ढंग से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत फ्रीक्वेंट ना आती है, मान लीजिए 5 साल बाद कोई प्रॉब्लम आती है, 4 साल बाद, 2 साल बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है,
तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर परिस्थिति में इग्नोर ही कर सके। जैसे मान लीजिए कि प्रॉब्लम ऐसी है कि हर 2 साल बाद या 5 साल बाद किसी कारण से मशीन हैंग हो जा रही है। आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम जस्ट उसको अगर रीस्टार्ट भी कर देते हैं उस मशीन को तो भी उस प्रॉब्लम का समाधान निकल आता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि 5 साल बाद प्रॉब्लम तो अकर होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो सकता है कि मशीन में कोई बड़ा डैमेज हो जाए, कोई हार्डवेयर फेल्योर हो जाए, तो उसकी कितनी पेनाल्टी होगी इस बात को ध्यान में रखना। या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा हो, हर थोड़ी थोड़ी दिन पे अकर कर रहा हो, हर कुछ समय के बाद अकर कर रहा हो, तब आपको इग्नोर करना है कि उसको नहीं इग्नोर करना, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब देयर इज नॉट एनी थंब रूल, ऐसा नहीं है कि ये यही मेथड यूज करना है या ये मेथड खराब है। उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वेदर वी हैव टू यूज दिस ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम और नॉट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक ये बात आपको क्लियर होगी। इसको आप एक लाइव एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने, तो अब आप मान रहे आपकी जिस जगह आप हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर का बहुत रेयर प्रॉब्लम है। मान लीजिए कभी 3 साल 4 साल बाद लाइट जाती है, वो भी 10 मिनट के लिए जाती है। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको जनरेटर लगाना है कि नहीं लगाना, तो आप ये सोच सकते हैं 3 साल बाद 5 साल बाद 10 मिनट की लाइट जा रही है तो क्या उसके लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। हो सकता है कि वो 10 मिनट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ खतरे में है उसके कारण, तो भले ही वो 10 मिनट के लिए, लेकिन वहां पर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ मान लीजिए आप हॉस्पिटल ना बना करके आप एक स्कूल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां अगर 5 साल बाद 10 मिनट की लाइट जाती है तो क्या वो उतनी गंभीर समस्या है? मुझे नहीं लगता है कि आपको लगेगा कि जनरेटर लगाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, इसी तरह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसको, जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर किया जाना है या उसको नहीं इग्नोर करना है, हैंडल करना है। डिटेक्शन एंड रिकवरी, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको, यहां पे डेडलॉक के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है। फिर वेट करते हैं कि जब डेडलॉक होगा तब देखा जाएगा। तो पहली बार कि डेडलॉक जब अकर हुआ तो डेडलॉक को डिटेक्ट करना, एक काम डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसको रिकवर करना दूसरा काम। एक तरह से यहां पे 2 चीजें हैं, पहले कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन जब डेडलॉक अकर हुआ तो डेडलॉक को पता लगाना, उसके बाद को रिकवर करना, 2 काम। डिटेक्शन के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है आपको, पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, याद है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते थे। रिसोर्सेज 2 तरह, सिंगल इंस्टांस एंड मल्टीपल इंस्टांस। अगर सिंगल इंस्टांस रिसोर्स की हम बात करें तो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया आपने, अगर वहां पे आपको साइकिल मिल जाती थी, क्या एक साइकिल, तो निश्चित ही वहां पर डेडलॉक होता था। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है साइकिल का होना आरएजी में। किसके लिए? सिंगल इंस्टांस के लिए बता रहा हूं, सिंगल इंस्टांस के लिए। सिंगल इंस्टांस रिसोर्स है, आरएजी में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल मिला तो निश्चित ही डेडलॉक डिटेक्ट। दूसरी बात, अगर इंस्टांस सिंगल रिसोर्स, अगर रिसोर्स सिंगल इंस्टांस से मल्टीपल इंस्टांस है, या सिंगल इंस्टांस रिसोर्स का ही ग्राफ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि डायरेक्टली उसको देख करके नहीं पता लगा पा रहे हैं आप कि वहां पे साइकिल होगी या नहीं, तो उसके लिए दूसरा मेथड क्या चीज? रिसोर्स एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट टेबल। रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट
टेबल, इसको आप बनाते हैं, उसके माध्यम से वहां पे आपको डिटेक्ट हो जाता है कि डेडलॉक आपका होगा या नहीं। अब डिटेल डिस्कशन करना है तो मैंने बृहद ढंग से इसको पढ़ाया है, जहां पर मैंने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। तो मैं आपको कह रहा हूं स्पेशली आप उस वीडियो को देख लीजिए डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, क्योंकि दोबारा उसी बात का डिस्कस करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेक्शन की बात हो गई यहां पर, आरएजी या फिर रिसोर्स एलोकेशन रिक्वायर्ड टेबल के माध्यम से। अब बात आ जाती है रिकवरी। ठीक, डिटेक्शन आपने कर लिया, अब रिकवरी के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला रिकवरी थ्रू प्रीम्पशन, दूसरा रिकवरी थ्रू रोल बैक, तीसरा रिकवरी थ्रू किलिंग अ प्रोसेस। आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहला रिकवरी थ्रू प्रीम्पशन। रिकवरी थ्रू प्रीम्पशन के अंतर्गत जिस रिसोर्स की आवश्यकता है वो रिसोर्स जिस प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है उससे उस रिसोर्स को प्रिंट कर लिया, फोर्सफुली ले लिया, और जिस प्रोसेस को जरूरत है उसको अलॉट कर दिया। ठीक है, स्पेशली ये यूज होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब आप उसको किसी मेन फ्रेम मशीन पर रन कर रहे होते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यहां पर काफी हद तक मैनुअल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता पड़ती है, मैनुअल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात रिकवरी थ्रू रोल बैक। यहां क्या, सारे प्रोसेसेस के लिए आप पेरियोडिकली लगातार चेक पॉइंट्स बनाते चलते हैं, चेक पॉइंट्स आप बनाते चलते हैं, और जैसे ही डेडलॉक डिटेक्ट हुआ, अगर डेडलॉक डिटेक्ट हुआ, डेडलॉक होगा ही क्यों? डेडलॉक की पहली क्लास में, पहले लेक्चर में नहीं बताया था, वास्तव में डेडलॉक हो क्यों रहा है? 2 या 2 से अधिक प्रोसेस के बीच रिसोर्स के लिए फाइट हो रहा है, रिसोर्स को लेने के लिए कंपटीशन हो रहा है कि अपना रिसोर्स तो होल्ड किए हुए हैं और दूसरे के रिसोर्स को लेना चाहते हैं, यही फाइट है। तो जिस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए फाइट हो रहा है ये डिटेक्ट हुआ, तभी तो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं। डिटेक्ट हो जाने के बाद उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड कर रखा है जिसके लिए डेडलॉक आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम उसके पुराने किसी चेक पॉइंट्स पर रोल बैक करते हैं। पुराने किसी पे भी नहीं, पुराने उस चेक पॉइंट्स पर जब उस प्रोसेस को वो पर्टिकुलर रिसोर्स अलॉट हुआ था उसके पहले के किसी भी चेक पॉइंट पर। ठीक है, जब उस प्रोसेस, मान लीजिए किसी जिस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, प्रोसेस P7 की बात कर रहा हूं, और जिस रिसोर्स की बात हो रही है वो रिसोर्स है R2। मान लीजिए P7 R2 रिसोर्स की जरूरत मान लीजिए P11 प्रोसेस को है। ठीक है, तो रिकवरी थ्रू रोल बैक के अंतर्गत आपने कई सारे चेक पॉइंट्स बना रखे हैं। ये पता है कि P7 प्रोसेस को R2 रिसोर्स कब अलॉट हुआ था, वेरियस चेक पॉइंट्स के अंतर्गत ये पता है। अब जब P11 को इसको अलॉट ही करना है आपको, तो R2 को यहां अभी चेक करना पड़ेगा कि R2 को P7 को किस चेक पॉइंट पर अलॉट किया गया था। उस चेक पॉइंट या उसके किसी पहले पॉइंट ऑफ टाइम के चेक पॉइंट को रिस्टोर, रोल बैक कर लेंगे आप, जब उसको R2 अलॉट नहीं हुआ था। और अब R2 चूंकि फ्री है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक R2 अलॉटेड ही नहीं था, तो R2 को हम इसको अलॉट कर देंगे। ठीक है, दिस रिकवरी थ्रू रोल बैक। नेक्स्ट वन रिकवरी थ्रू किलिंग द प्रोसेस। अब आपको नाम से लग रहा है बहुत हार्श है ये, सबसे हार्श मेथड, कि भाई किसी एक प्रोसेस की नीड को पूरा करने के लिए किसी दूसरे रनिंग प्रोसेस को किल कर देना। अब क्योंकि बात यहां पे किसी एक प्रोसेस की नहीं है, बात यह है कि डेडलॉक अकर हो जाने की, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम रुक गया है। तो उस डेडलॉक को कैसे हम लोग हटाएं, इसके लिए एक प्रोसेस ये हो सकता है कि कई सारे रनिंग प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को किल करें, उसको रनिंग मोड से हटाएं, उसके बाद देखें कि क्या
वो जो डेडलॉक के लिए साइकिल बनी है वो साइकिल ब्रेक हुई, ब्रेक हो गई, वेल एंड गुड। नहीं ब्रेक हुई तो फिर किसी दूसरे प्रोसेस को किल करें, फिर चेक करें क्या ये डेडलॉक साइकिल ब्रेक हुई। इस प्रक्रिया को आपको दोहराते रहना है। अच्छा, इसमें सबसे बेहतर ढंग है किलिंग के लिए, तो पूरी कोशिश ये करनी चाहिए, ये करनी होगी कि प्रोसेस के सिलेक्शन में जिसको किल किया जा रहा है उसी प्रोसेस को किल करना चाहिए जिसको फिर से स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि कंपाइलेशन में आप क्या करेंगे, ऑलरेडी उसको फिर से उसको नए सिरे से उसको रीड करना, जो कि रीड किया जा सकता है, वहां कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने डिटेक्शन एंड रिकवरी को देख लिया। डायनेमिक अवॉइडेंस और बैंकर्स एल्गोरिथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट या नेट और आपके डिग्री प्रोग्राम्स में भी बहुत निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। न्यूमेरिकल्स, इसको एक दो न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे 5 प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस को ऑलरेडी कौन कौन से रिसोर्स अलॉट किए जा चुके हैं और ओवरऑल हर प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी नीड है ये बात दी है। साथ ही हर रिसोर्स के कितने इंस्टांस मौजूद है, ये 3 बातें दी होंगी आपको। हर रिसोर्स के कितने इंस्टांस मौजूद हैं, ठीक है। R1, R2 एंड R3 3 रिसोर्सेज है आपके। R1 के 10 इंस्टांस, R2 के 5 एंड R3 के 7 इंस्टांस आपके पास अवेलेबल है। T1 प्रोसेस के पास देखिए ऑलरेडी अलॉटेड है, ये पहले से ही R2 का 1 इंस्टांस अलॉटेड है, R1 और R3 के 0। P2 के साथ देखिए R1 के 2 इंस्टांस अलॉटेड है, जबकि R2 और R3 अलॉट नहीं किया गया है। इसी तरह सारे प्रोसेस के लिए साथ ही हर प्रोसेस की मैक्सिमम नीड दी गई है। P1 को R1 का मैक्सिमम 7 इंस्टांस, R2 का 5 एंड R3 के, ये मैक्सिमम इंस्टांस बता रहा हूं, मैक्सिमम नीड। तो ओवरऑल कुल कितने इसके किस रिसोर्स के कितने इंस्टांस चाहिए पर प्रोसेस, ठीक है। अब यहां हमको चेक करना है कि क्या है डेडलॉक अवॉइडेंस, कि प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन का ऐसा सेफ सीक्वेंस बनाना, ऐसा सेफ सीक्वेंस ढूंढना कि जिस क्रम में अगर हम रिसोर्स अलॉट करते जाए प्रोसेस को और उसको एग्जीक्यूट करते जाए ताकि डेडलॉक को अवॉइड किया जा सके। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए यूज की जाती है कि कई सारे प्रोसेस में से किन प्रोसेस को पहले रिसोर्स अलॉट कर दिया जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर वो अपने उसके टर्मिनेशन के बाद अपने रिसोर्सेज को वो रिलीज कर दे, उन रिसोर्सेज को यूज करके किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। इस क्रम में एक ऐसा सेफ सीक्वेंस प्रोसेस का बना ले ताकि डेडलॉक को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोसेस। पहले तो हर रिसोर्स के लिए करंट अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आप कैसे निकालेंगे? R1 के 10 इंस्टांस ओवरऑल थे, कितने ऑलरेडी अलॉटेड है यहां से निकाल लीजिए, 7। R2 2 इंस्टांस अलॉटेड है, R3 5 इंस्टांस अलॉटेड है। तो अब R1 10 इंस्टांस था, 7 ऑलरेडी अलॉटेड, कितना बचा इस वक्त, कितना अवेलेबल है? 10 - 7 दैट इज 3। व्हाट अबाउट R2? 5 इंस्टांस था, 2 ऑलरेडी अलॉटेड, 5 - 2 3 अवेलेबल, 3। R3 के लिए 7 इंस्टांस में से 5 अलॉटेड है, 7 - 5
टू करंटली अवेलेबल। ठीक, ये आपके पास सारे रिसोर्स की करंट अवेलेबिलिटी है। अब हर प्रोसेस की अब रिमेनिंग नीड कितनी है ये निकालनी है आपको। मैक्सिमम नीड दिया है, ऑलरेडी कितना अलॉट किया जा चुका है ये भी दिया है, तो मैक्सिमम नीड मतलब कुल कितना चाहिए और क्या ऑलरेडी दिया जा चुका है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिमेनिंग नीड निकल आएगी। P1 को देखिए, R1 का 7 इंस्टांस चाहिए, ऑलरेडी कितना अलॉटेड है कोई भी नहीं, 7 माइनस 0 7। R2 के 5 इंस्टांस चाहिए, ऑलरेडी अलॉटेड 1, 5 माइनस 1 4। R3 के कितने इंस्टांस, 3 इंस्टांस चाहिए, कितने अलॉटेड 0, 3 माइनस 0 3 0। बाकी देखिए P2 को R1 का 3 इंस्टांस चाहिए था, 2 ऑलरेडी अलॉटेड है, 3 माइनस 2 1। P2 के लिए R2 के 2 इंस्टांस चाहिए थे, कोई भी अलॉटेड नहीं, 2 माइनस 0 2। R3 का 2 इंस्टांस चाहिए था, कोई अलॉटेड नहीं, 2 माइनस 0 2। इसी तरह P3 के लिए कितने इंस्टांस चाहिए थे, 9, 3 अलॉटेड, 9 माइनस 3 6। R2 के लिए 0 माइनस कोई इंस्टांस नहीं चाहिए था, 0 माइनस 0। R3 के लिए 2 चाहिए था ओवरऑल, 2 ऑलरेडी अलॉटेड है, 2 माइनस 2 0। R2 और R3 अब नहीं चाहिए। P4 4 चाहिए था, 2 ऑलरेडी अलॉटेड, 4 माइनस 2 2। R2 2 चाहिए, 1 अलॉटेड, 2 माइनस 1 1। वट अबाउट R3 2 माइनस 1। इसी तरह P5 के लिए 5 माइनस 0 5। R2 3 चाहिए था, कोई अलॉटेड नहीं, 3 माइनस 0 3। R3 3 चाहिए, 2 अलॉटेड, 3 माइनस 2 1। ये करंट रिमेनिंग नीड है सारे पांचों प्रोसेस की। ठीक है, अब इन पांचों प्रोसेस में से हमें ये चेक करना है कि कौन अवेलेबल रिसोर्स के साथ कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब जैसे देखिए 3 3 2, R1 का 3, R2 का 3, R3 के 2 इंस्टांसेस। क्या प्रोसेस P1 की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सकता है? P1 को R1 का 7 इंस्टांस चाहिए, तो P1 को रिसोर्स अलॉट नहीं करेंगे। P2 की नीड देखिए फुलफिल हो सकती है। P2 को चाहिए 1 2 2, R1 का 1, R2 का 2, R3 का 2 इंस्टांस। क्या अवेलेबिलिटी से फुलफिल होने वाला? यस। जितनी आवश्यकता है P2 को उससे कहीं ज्यादा रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो किसको प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाए? दिस P2 को। ठीक है, P2 को पहले आपने एग्जीक्यूट कर, ठीक है, सीक्वेंस बनाते चलना है। P2 को आपने रिसोर्स अलॉट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया P2। एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे जब वो टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद अपने ऑलरेडी होल्ड रिसोर्सेस को वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा। कौन सा रिसोर्स ऑलरेडी था इसके पास? R1 200 200, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब करंट कितनी अवेलेबिलिटी हो गई? 2 + 0 2 3 3 + 2 5। ठीक है, ऑलरेडी जो रिसोर्सेस थे उनमें जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद उसने अपने रिसोर्स को रिलीज किया, उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास R1 का 5 इंस्टेंस, R2 का 3 एंड R3 का 2 इंस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, आप जब नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी कौन सी है?
दिस वन 5 3 2, P2 एग्जीक्यूट हो गया, P2 हो गया सिस्टम से बाहर। ऐसे निशान लगा। देन आफ्टर P3, क्या P3 एग्जीक्यूट हो सकता है? P3 को R1 का 6 इंस्टेंस चाहिए, एग्जीक्यूट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी 5 है, तो P3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट P4 आइए, कितना चाहिए? 2 1 1, अवेलेबल 5 3 2, एग्जीक्यूट होगा? बताइए। बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 2 1 1, कौन सा है? P4। प्रोसेस अलॉट कर दिया आपने इसको। P2 के बाद P4, जब ये टर्मिनेट होगा P4 अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा। कौन से रिसोर्स? कितने थे इसके पास? 2 1 1, 2 1 1। ऐड करिए, करंट कितनी होगी? 5 2 7 3 1 4 2 1 3। अब करंट अवेलेबिलिटी है 7 4 3। ठीक है, अब P4 के बाद P5 5 3 1, क्या रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 3 1 चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है। R1 को 5 चाहिए, 7 है, या 3 चाहिए, 4 है, 1 चाहिए, 3 है। आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। इसमें P5। ठीक है। अच्छा, कई बार आपको यह भी लग सकता है कि सर P3 भी तो एग्जीक्यूट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसी क्रम में चले। सेफ सीक्वेंस जो होता है वो यूनिक नहीं है, कई सारे सेफ सीक्वेंस हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनाते वक्त इसके अदर ऑप्शंस को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि जो सेफ सीक्वेंस आपने बनाया वही ऑप्शंस में अवेलेबल हो। इसलिए बाकी अदर ऑप्शंस को भी ध्यान में रखकर चलिए। 5 3 1, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। P5 हो गया, टर्मिनेट होगा तो हमने रिसोर्स रिलीज किया। 0 0 2, करंट अवेलेबिलिटी 7 4 एंड 5। ठीक, 7 4 5। इसके बाद इस अवेलेबिलिटी के साथ कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है? देखिए बच्चा, P1 और P3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको लिया P1 को, ठीक है, P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 7 चाहिए, 7 4 चाहिए, अवेलेबल 3 चाहिए, इससे ज्यादा ही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको अलॉट कर दिया। ठीक है, अब P1 भी जब टर्मिनेट होगा तो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। कितने रिसोर्स थे? केवल R2 का एक इंस्टांस, 0 1 0। ऐड कर दीजिए, करंट अवेलेबिलिटी हो गई 7 5 एंड 5। ठीक है, अब इस करंट अवेलेबिलिटी के साथ एक लौता प्रोसेस बचा आपके पास, P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल इसको 6 इंस्टांस चाहिए R1 के, बाकी चाहिए ही नहीं, और हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट होगा तो अपना रिसोर्स रिलीज करेगा। 3 0 2, 3 0 2। फाइनली आपके पास 10 5 एंड 7। अब देखिए टोटल कितने रिसोर्सेज थे आपके पास? 10 5 7। फाइनली सारे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद अब कितने रिसोर्सेज बचे? यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। एक और बात, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं बचा जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। इट मींस देयर इज नो डेडलॉक। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि बैंकर्स एल्गोरिथम को अवॉइडेंस के साथ साथ डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस के अलावा ये डेडलॉक डिटेक्शन के भी काम आता है। अगर
सेफली रिसोर्स को अलॉट करते हुए भी अगर हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचते हैं कि कोई एक या एक से अधिक प्रोसेस बच जाता है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब डेडलॉक है। तो यानी कि यहां डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं डेडलॉक का विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट, डेडलॉक प्रिवेंशन। इसके अंतर्गत हम वो 4 नेसेसरी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो डेडलॉक अकरेंस के लिए जरूरी है। 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अगर इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक वायलेट कर देता है तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। ठीक है। 4 कंडीशंस कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड देन नो प्रीम्पशन। ठीक है। आइए बारी बारी देखते हैं। पहला, अटैकिंग ऑन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिस्कशन हुआ था, आप जानते ही हैं। अगर आपके पास रिसोर्स ऐसा है जो कि नॉन शेयरेबल, लड़ाई तभी अगर सारे रिसोर्सेज आपके शेयरेबल हो। सारे रिसोर्सेज अगर आपके शेयरेबल हो तो किस बात की लड़ाई? क्योंकि यहां फाइट ही किस बात की है? डेडलॉक अकर ही कब होता है? मैंने बताया था डेडलॉक अकरेंस का रीजन ही कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसेस रिसोर्स के लिए आपस में कंपीट करते हैं, फाइट करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक प्रोसेस, कम से कम 2 प्रोसेस चाहिए, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस ऐसे हैं इनके बाद उन्होंने अपने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और दूसरे के रिसोर्स को वो चाहते हैं। ठीक है। देन निश्चित ही डेडलॉक होगा। अब ऐसा कब हो सकता है? कब होगा? जब सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉन शेयरेबल है। अब अगर मान लीजिए रिसोर्स अगर शेयरेबल होते तो बात ही खत्म हो जाती। भाई एक रिसोर्स को प्रोसेस P1 ने होल्ड कर रखा है, अगर इसी रिसोर्स की जरूरत प्रोसेस P2 को भी है और अगर ये शेयरेबल है तो क्या प्रॉब्लम है? P2 भी इसको यूज कर पाएगा, देन नो प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। ठीक है। लेकिन ऐसे सारे रिसोर्सेज आपके पास हो ही नहीं सकते जो कि शेयरेबल हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंटर ही ले लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको शेयरेबल मोड में यूज कर सकें। ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, बैकिंग ऑन होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, इसके लिए देखिए आपके पास 3 कंडीशन है। पहला, कंजर्वेटिव अप्रोच। इसके अंतर्गत क्या है? प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट हैज एक्वायर्ड ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्स। कि मतलब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन प्रारंभ ही तब कर सके जब इसको इसके जरूरत की सारे के सारे रिसोर्सेज इसको अलॉट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। मतलब अगर किसी प्रोसेस P को 4 रिसोर्स चाहिए एग्जीक्यूशन के प्रारंभ के पहले, तो 4 के चारों उसको पहले से ही अलॉट हो जाए तब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। किसका? प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन इफ एंड ओनली इफ द सस्टेन सफिशिएंट इट हैज एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं, कम एफिशिएंट है, आसान जरूर है। ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट hold. Before making any fresh request, it must release all the resources that it has already taken. Means अगर कोई रिसोर्स ऑलरेडी एक्वायर करके प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट अगर उसको भेजना है तो उसे फ्रेश रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और अपने ऑलरेडी होल्ड रिसोर्सेज को इसको रिलीज करना पड़ेगा। आप नया रिक्वेस्ट भेजते वक्त पुराने को होल्ड नहीं कर सकते। डू नॉट होल्ड। जब भी आपको नया रिसोर्स चाहिए तो जो आप ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं प्रोसेस ने उसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश रिक्वेस्ट इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इट हैज करेंटली होल्ड। नेक्स्ट, वेट टाइम आउट। मींस आप एक मैक्सिमम टाइम लिमिट दे दिए कि इतने टाइम तक ही कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करके दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर सकता है। अगर वो टाइम क्वांटा कंप्लीट हो जाता है विद इन दैट टाइम, अगर उसको उसका रिक्वायर्ड रिसोर्स
नहीं अलॉट हुआ देन इसको जो होल्डिंग रिसोर्स है इसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, वी पुट अ मैक्सिमम टाइम अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट। जो आपने टाइम क्वांटा दिया है उतना ही इसको वेट करने की परमिशन है आपने रिसोर्स को होल्ड किए हुए। अगर वो टाइम बीत गया तब वो उसको निश्चित ही अपने होल्डेड रिसोर्स को इसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो जाती है आपके होल्ड एंड वेट की। नेक्स्ट, अटैकिंग द नो प्रीमिशन कंडीशन। ठीक है, नो प्रीमिशन क्या है? वी अलाउ ए प्रोसेस टू फोर्सफुली प्रीम द रिसोर्स बाय अदर प्रोसेस। प्रीमिशन का मतलब ही है कि अगर किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की आवश्यकता है तो वो रिसोर्स जिस किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्डेड है उससे जबरदस्ती प्रीम्ड कर लिया जाए, छीन लिया जाए। ठीक है, हम उसको अलाउ कर दें। इट मे बी यूज फॉर हाई प्रायोरिटी और सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, बात सही है, हम लोगों ने प्रायोरिटी एल्गोरिथम में भी ये बात देखी थी। अगर आपको हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है और उसको रिसोर्स की आवश्यकता है तो जो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको स्टॉप करके वो रिसोर्स रिलीज करके इसको हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को या सिस्टम प्रोसेस को अलॉट कर दिया जाता है। द प्रोसेस विच आर इन वेटिंग स्टेट मस्ट बी सेलेक्टेड एज ए विक्टिम। मीन्स हम रिसोर्स रनिंग प्रोसेस से नहीं आप प्रीम्ड करें, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। जो प्रोसेस रन कर रहा है उससे रिसोर्स को नहीं प्रीम्ड कर रहे हैं। किससे प्रीम्ड कर रहे हैं? किससे फोर्सफुली रिसोर्स छीन रहे हैं? जो वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, रिसोर्स कैन बी प्रीम्प्टेड फोर्सफुली बाय अ प्रोसेस दैट इज इन वेटिंग स्टेट। जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस है उससे हम फोर्सफुली प्रीम्प्ट नहीं कर रहे हैं। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन फॉर डेडलाइन दैट इज सर्कुलर वेट। इसके लिए क्या करना है? दो बातें केवल आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या? पहली बात, आप सारे के सारे रिसोर्स की नंबरिंग करनी है, सारे रिसोर्स की नंबरिंग। दूसरी बात, कोई भी प्रोसेस जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा या असेंडिंग सारे रिक्वेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या सारे रिक्वेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी अडेप्ट कर लिया जाए सिस्टम। ठीक, पहली बात, ऑल द रिसोर्स मस्ट बी नंबर। ठीक, सबको आप एक नेचुरल नंबर प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजेगा किसी रिसोर्स के लिए वो या असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 4 रिसोर्स आपने लिया, सीपीयू, रजिस्टर, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक, ये 4 रिसोर्स की बात हो रही है। तो पहला काम, सबको आप नंबर प्रोवाइड 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए 4 रिसोर्सेस को 4 यूनिक नेचुरल नंबर से आपने अटैच कर दिया, सबको आपने एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब आती है प्रोसेस रिसोर्स रिक्वेस्ट की। सपोज करिए प्रोसेस P1 आता है, P1 ने रिक्वेस्ट भेजा सीपीयू के लिए। ठीक है, ठीक है, सीपीयू क्या नंबरिंग है? 1। ठीक, सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजा और इसको रिसोर्स मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस रिसोर्स को अलॉट भी कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए कि P1 रिक्वेस्ट भेजता है 3 को। हम लोग यहां अडैप्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट, हम असेंडिंग ऑर्डर में सेंड कर रहे हैं। कोई एक assumption लिया जा सकता है, आइदर ऑल विल बी इन असेंडिंग और ऑल विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। P1 ने रिक्वेस्ट 1 यानी सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट भेजा,
इसको सीपीयू अलर्ट हो गया। अब क्या ये P1, 2, 3 और 4 के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। क्यों? क्योंकि हमको रिक्वेस्ट कैसे भेजने की परमिशन है? असेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए इसने रिक्वेस्ट भेजा प्रिंटर के लिए, प्रिंटर नंबर 3 पर है, इसने रिक्वेस्ट सेंड की है। इसी दौरान कोई दूसरा प्रोसेस आया P2, P2 को प्रिंटर की जरूरत है, P2 ने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजा है और P2 को प्रिंटर अलॉटेड है। P2 को प्रिंटर ऑलरेडी अलॉटेड है, ठीक है। अब P2 को रिसोर्स नंबर 3 अलॉटेड है, रिसोर्स नंबर 3। अब P2 और किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है? 3 ऑनवर्ड्स और जो भी हो, 3 के बाद कौन? 4 means it can send the request for scanner but can't for the resources CPU, register और printer। क्यों? बाउंडेशन है आपके पास कि कैसे भेजना है रिक्वेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो P2 चाह करके भी इसके प्रीवियस नंबर्ड रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। मान लीजिए P2 को रिसोर्स चाहिए CPU, तो क्या रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है? नहीं। मतलब दिस रिक्वेस्ट कांट बी। अब अगर ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सर्कुलर वेट को आपने निगेट कर दिया कि सर्कुलर वेट जो है वो अकर नहीं करेगा। मींस डेडलॉक प्रिवेंट हो गया। डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स कोई भी प्रोसेस, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर अडेप्ट कर रहे हैं मेथड, कोई भी प्रोसेस जो अगला रिक्वेस्ट भेजेगा रिसोर्स का, उसका नंबर पिछले सेंड किए रिक्वेस्ट से बड़ा होगा। मीन्स अगर उसने रिक्वेस्ट भेजा है किसी रिसोर्स जिसका नंबर 2 है, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट वो 3, 4, 5% कर सकता है, लेकिन 1 का नहीं कर सकता। किसी प्रोसेस के पास कोई रिक्वेस्ट नंबर 4 है, तो नेक्स्ट 5, 6, 7 के लिए तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, इसके पहले 1, 2, 3 के लिए नहीं कर सकता। इस ढंग से हम लोग इस सर्कुलर वेट को रोक सकते हैं। दैट विल बी डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंट हो गया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर वेरियस मेथड्स। ठीक है, आपने सारे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स देख लिए। अब कोई बचता नहीं। डेडलॉक की डिस्कशन संभवतः सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई क्वेरीज आपके मन में रह जाती है, कोई क्वेश्चंस बचता है, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके क्वेश्चन का समाधान निकालने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।